जिन भी अध्यापकों के नाम मेरी जीवा पर आए उन सबको प्रणाम है, और जिनके नाम नहीं आए वो मेरे हृदय में विराजमान है। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश कुबेटा और आज हमारे साथ है राष्ट्रपति अवार्डी टीचर जिन्हें लोग पसंद करते हैं। बच्चे तो उन्हें ऐसे रूप में देखते हैं जो हम और आप सुनते रहते हैं, और जो इनसे सीखने को मिलता है उन बच्चों को वो उनकी कहानियाँ अपने सहपाठियों के साथ साझा करते हैं। इसके अलावा अपने माँ बाप को भी बताते हैं कि हमारे स्कूल में एक ऐसे टीचर हैं जो लाजवाब हैं। जिस टीचर को जब अवार्ड मिलता है तो उसमें कुछ खूबियाँ भी होती हैं, और सबसे बड़ी बात है चंबा जिले से एक ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। और सीधे हम बात करेंगे कि युद्धवीर टंडन वाकई ऐसे शिक्षक हैं जो लोगों की पसंद बन चुके हैं। कैसा लगता है? शुरुआत यहीं से। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप मेरे विचारों को, या यूँ कहें कि आपके सवालों के माध्यम से आप जो है वो मेरे विचारों को आम जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपका सवाल है, यदि मैं उस पर आऊँ तो बच्चे शिक्षक को एक गुरु के रूप में देखते हैं, एक मित्र के रूप में देखते हैं, और ये जो भूमिकाएं हैं ये हर समय बदलती रहती हैं। किसी विशेष समय को यदि हम मद्देनज़र रखें तो उस समय अध्यापक को उस विशेष समय के ध्यान में रखते हुए किसी विशेष भूमिका में कार्य करना पड़ता है। कभी उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, कभी उसे बिल्कुल उनके माँ बाप की भांति बनना पड़ता है, कभी एक मित्र के रूप में उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है। और जिस परिस्थिति में, जिस रूप में अध्यापक बच्चों के साथ बात करता है, उसी प्रकार का व्यवहार भी बच्चों का अध्यापक के प्रति रहता है। लेकिन इस सब में अध्यापक और बच्चे का जो संबंध है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है, जिसमें मुझे लगता है कि एक भयमुक्त वातावरण हो। बच्चा जो है वो अध्यापक के साथ अपने हृदय की बात को रख सके, और बच्चा क्या मन में सोच रहा है अध्यापक भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसको समझने का प्रयास कर सके। जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे बिना मोबाइल के नहीं रहते हैं, क्योंकि ये भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस चीज़ों को भी आप देखते हैं कि बच्चों की मानसिक वातावरण पर कोई ऐसा प्रभाव ना पड़े, इसको लेकर भी कुछ आप करते रहते हैं? मैं ये जो सोशल मीडिया है या मोबाइल का प्रयोग है, इसे बच्चों के लिए एक वरदान भी मानता हूँ, और जैसे कि आपने कहा एक अभिशाप भी मानता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके ये दो पक्ष उसमें विद्यमान ना हो। माँ बाप का ज़्यादा प्यार वो भी बच्चों के लिए हानिकारक है, लेकिन ज़रूरी भी है। अध्यापक का अत्यधिक ज्ञानवान होना बच्चों के लिए ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो गया अध्यापक और बच्चों के स्तर तक ही नहीं पहुँच पाएंगे तो वो भी हानिकारक है। इसी प्रकार से जो ये सोशल मीडिया है या मोबाइल फ़ोन है, इसको बिल्कुल ही बच्चों की ज़िंदगी से दूर कर देना उन्हें प्रिमिटिव बना देगा। उन्हें जो है वो हम यूँ कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में हमने लेकर के नहीं जाना है। हमारा जो प्रयास है वो है बच्चों को आधुनिकता की इस दौड़ में वो पीछे ना छूट जाए। ऐसा ना हो कि बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है, हर प्रश्न का जवाब भी दे रहा है, खेलकूद में भी अच्छा, लेकिन टेक्नोलॉजी की जब बात आए, जिसको हम बोलते हैं कि वो टेक्नो फ्रेंडली यदि नहीं है, टेक्नो सेवी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर हमारे लिए वो एक नई चुनौती के रूप में आ जाता है। तकनीक के हिसाब से बच्चों को आगे बढ़ना मजबूरी है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं और भी देखता हूँ कि आजकल ट्रेंड है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो अच्छे ठाट बाट है, वहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलती है। तो इस परिदृश्य को आप किस तरह से देखते हैं? इसमें मैं दो तरह से कहना चाहूँगा। यदि आप एक सरकारी स्कूल जिसके पास सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसे किसी अन्य किसी भी ABC XYZ स्कूल से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है उस स्थिति में सरकारी स्कूल हमेशा बेहतरीन निकल कर आएंगे। और मेरे को याद है आपका एक सवाल इस तरह से आया भी था सरकारी शिक्षा या शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के। तो आप ये सोचिए कि जिस स्कूल में सुविधाओं की यदि कमी रहेगी, यदि बच्चों के लिए अध्यापक की पर्याप्त संख्या में नहीं होंगे, तो उस समय पर अब अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो मात्र 2 अध्यापकों के सहारे मोक्ष प्राप्त करने की यदि सोच रखी जाएगी तो वो प्राप्त नहीं होगा। आपके बोलने का मतलब यही है कि अगर स्टाफ पर्याप्त होगा तो बेहतर शिक्षा मिल सकती है, अगर स्टाफ की कमी है तो बेहतर शिक्षा नहीं मिल सकती ऐसा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उसमें मुश्किल जरूर है। सरकारी सिस्टम में बहुत सारे काम मिल भी सकती है और मिलती भी है कई स्कूलों में, लेकिन चुनौती जहाँ मिलती है वहाँ भी आ रही है।
मैं एक बात ये भी देखता हूँ कि कुछ स्कूलों में सिस्टम इतना गड़बड़ा चुका है, सिर्फ कई तरह की ऑनलाइन चीज़ें, ये भी करो वो भी करो, स्टाफ है नहीं, तो इस लिहाज से बच्चों को बेहतर शिक्षा की उम्मीद कैसे की जाए? इसके लिए संस्थागत और नीतिगत निर्णय लेना जरूरी है। एक ही तरह की डाक को बार बार एक हफ्ते में 2 से 3 बार मांगा जा रहा है। बच्चों का डाटा है, एक बार उसको यदि ब्लॉक लेवल पर कंपाइल करके लिख लिया जाए, क्योंकि क्लस्टर लेवल पर तो हमारे पास ऐसी कोई सुविधा है नहीं और विद्यालय लेवल पर तो हम इसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि खंड स्तर पर ही इस तरह की कोई व्यवस्था हो जाए कि जो ये रूटीन का डाटा है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, कौन सी कैटेगरी से कितने हैं, अध्यापक कितने हैं, ये वो सो, इसका यदि कोई डाटाबेस तैयार किया जाए, बार बार ये सूचना फील्ड से मांगने की बजाय डायरेक्ट ब्लॉक से, और वहाँ पर भी अगेन स्टाफ की पहले व्यवस्था की जाए। युद्धवीर टंडन बेहतर शिक्षा किसे मानते हैं? मैं बेहतर शिक्षा मानता हूँ, नई शिक्षा नीति भी कहती है कि बच्चों के 5 कोश हैं, उन 5 कोशों को यदि हम विकसित करेंगे, जिसमें फिजिकल भी है, मेंटल भी है, आपका सोशल भी है, उसका जो भावनात्मक है, इमोशनल है, वो भी है, और सबसे बड़ी बात, यदि बच्चा शिक्षा हासिल करने के बाद भी अपने आप में अनपढ़ रह जाता है, अनपढ़ से मेरा अभिप्राय है कि वो इंसान के मन की बात को नहीं समझ पा रहा, व्यावहारिक परिस्थितियों से नहीं जूझ पा रहा है। हम अपने आप को भी कई मामले में अनपढ़ मानते हैं। मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानता हूँ, भले ही मैंने शिक्षा ग्रहण की है, मैंने डिग्रियां भी ली हैं, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि हर परिस्थिति में मेरी वो ग्रेजुएशन काम आती है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा वो है जो मुझे उस परिस्थिति में भी जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, कम से कम मुझे मेरे पैरों पर अगर दौड़ने का नहीं तो कम से कम खड़े होने का हिम्मत मुझे जो है वो दे, या मुझे उसमें मादा दे। आजकल बच्चे 2.5 से 3 साल के होते नहीं हैं, पेरेंट्स उनको तुरंत स्कूल पहुंचा देते हैं। आपके हिसाब से ये सही है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका। अभी SCERT में हमारी एक 3 दिनों की कार्यशाला इस पर हुई कि प्री प्राइमरी का करिकुलम क्या हो, और अभी भविष्य में एक और कार्यशाला इस पर होने जा रही है, उसमें हम फाइनलाइज करेंगे। उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश से शिक्षाविद और शिक्षक आए थे, हमने मिलकर के ये डिसीजन लिया वहाँ पर कि प्री स्कूल 1 जो है वो आजकल जो सेटअप है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आपको ध्यान लाना चाहूँगा। प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, और उसके बाद जो है वो आपका, जिसको हम कह सकते हैं प्री स्कूल 3 जिसे कहा जाता है, जैसे नर्सरी और आपका LKG और UKG साधारण भाषा में। तो जो प्री स्कूल 1 है, उसमें बच्चों के हाथों में कागज कलम देने की हमने सख्त जो है ये हमने वकालत की है कि वो ना दिया जाए, क्योंकि इस स्थिति में बच्चे को पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित करनी, बच्चे को भगाना नहीं स्कूल से, बच्चे को सीधी शुरू में हम उसको पेन और पेंसिल देने का अभिभावक ही नहीं मान रहे हैं। अभिभावकों को ये लगता है कि जब तक प्री प्राइमरी के स्कूल का बच्चा कुछ कागज और पेंसिल के साथ लिख नहीं रहा है, वो काबिल उसके अध्यापक कुछ करवा ही नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसका दूरगामी परिणाम बहुत खराब निकलता है। उस बच्चे की हैंडराइटिंग खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी मसल से डेवलप नहीं हुई, हैंडराइटिंग उसकी खराब हो जाएगी, उसका रुचि शिक्षा से, वो डर के मारे पढ़ रहा है या अपने अभिभावकों का, अध्यापकों का मान सम्मान के लिए पढ़ रहा है, लेकिन जब उसको स्वायत्तता मिलेगी, ऐसी स्थिति में फिर वो पढ़ने की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। अच्छा टंडन जी, मुझे ये बताओ, बच्चा प्यार से अच्छा समझता है कि थोड़ा सा अच्छा वाला एक साइकोलॉजिकल डर की वजह से ज़्यादा बढ़ता है? मैं इसमें उदाहरण देना चाहूँगा वीणा का। एक वाद्य यंत्र है, वीणा की तारें हैं, यदि वो तारें एक पर्याप्त उसमें तनाव नहीं होगा, कसाव नहीं होगा, उससे ध्वनि नहीं निकल पाएगी। और यदि वो तनाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो तार टूट जाएगी, और यदि उसमें हम उसको थोड़ा बिल्कुल ही ढीला छोड़ देंगे तो वो भी बात नहीं बनेगी। तो तनाव जरूरी है, पर्याप्त तनाव जरूरी है। और बेसिकली हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को ऊपर बच्चों के कंधों पर देश का बोझ देना है, देश का भार देने का मतलब बच्चा चाइना से भी लड़ेगा, बच्चा, और हमारी कई नेबरिंग कंट्रीज हैं आजकल देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ हम बच्चे को बोले कि बच्चे को बिल्कुल सोबर रखो, उसको बिल्कुल कुछ मत दो, तो मेंटली तो हम उसको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बड़े होकर के क्या बनना चाह रहा है। किसी बच्चे का बचपन में हम डिसीजन नहीं ले सकते कि वो बड़ा होकर के फोर्सेज में नहीं जाएगा या बड़ा होकर के वो सिविलियन ही बनेगा। और सिविलियन में भी आजकल देखिए कितना प्रेशर है, पत्रकारिता का यदि उदाहरण है सबसे ज़्यादा प्रेशर है, अध्यापन का यदि उदाहरण है कितना प्रेशर है। ये तो एक आम सामान्य जो हम कह सकते हैं कि जो कैरियर की जो क्षेत्र है, लेकिन इससे बढ़कर के और बहुत सारी ऐसी फील्ड है। क्लैरिकल की जॉब में ढेर सारा प्रेशर है, और हम बच्चे को बोल रहे हैं बच्चे को स्कोप पर रखना है, कुछ नहीं बोलना है बस, लेकिन बड़ा होकर के तो उसको समाज में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। जब प्रेशर होता है युद्धवीर टंडन पर, तो कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? प्रेशर होता है तो डिपेंड करता है प्रेशर किस तरह का। यदि पढ़ाई लिखाई से जुड़ा एकेडमिक प्रेशर है तो उस स्थिति में जो शिक्षण है वो निखर जाता है, लेकिन एकेडमिक के अलावा यदि नॉन टीचिंग सॉर्ट ऑफ प्रेशर है तो प्रभावित होती है पढ़ाई, पढ़ाने की तकनीक प्रभावित होती है। वैसे वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है स्कूलों का,
पढ़ाई का माहौल जिस तरह से है, तो सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिल पा रही है क्या? जिस सरकारी स्कूल में संसाधन है, भले ही कम है, थोड़े बहुत हैं, जिस सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं, जिस सरकारी स्कूल में जो समुदाय है वो सहयोगी है, जिस सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं वो अपने आप को कुछ आगे बढ़ने की ललक लिए हुए हैं, उस सरकारी स्कूल में, हर उस सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है। लेकिन जहाँ अभिभावकों का सहयोग नहीं है, वो बिना मतलब कि यदि अन्य तरह की वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं, वहाँ पढ़ाई प्रभावित होगी। जिस स्कूल में संसाधनों की कमी है, स्वाभाविक रूप से पढ़ाई प्रभावित होगी। और इसी तरह से जिस स्कूल में अध्यापक ही नहीं होंगे, वहाँ भी पढ़ाई जो है प्रभावित जरूर होगी। अच्छा, क्वालिटी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में अच्छी है या सरकारी? क्वालिटी एजुकेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट और सरकारी का मापदंड नहीं है, मापदंड है संसाधनों का। अकाउंटेबिलिटी जितनी गवर्नमेंट स्कूल में है, मुझे नहीं लगता इतनी प्राइवेट स्कूल में है। तरह तरह के इंस्पेक्शन है, तरह तरह के परफॉर्म है, तरह तरह की चीज़ें हैं, रोज की डेली मॉनिटरिंग है, DPR भर रहे हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं। हर घर पाठशाला में जब पूरे देश भर के सरकारी जो निजी स्कूल है वहाँ पर भी जहाँ हाथ खड़े खड़े होंगे, तो सरकारी स्कूलों में उस समय भी पढ़ाई हुई, इवन TV के माध्यम से लगातार प्रसारण होगा। तो इसमें ये सवाल कहीं नहीं उठता है कि निजी में पढ़ाई अच्छी है, सरकारी में पढ़ाई अच्छी है। पढ़ाई वहाँ अच्छी है जहाँ सुविधाएं हैं, संसाधन है और जहाँ एक माहौल है पढ़ाई का। अच्छा, कोई टीचर अगर वीरवीर टंडन को देखकर अच्छा सीखता है, अच्छा कुछ करता है, तो इसके लिए आप किसको श्रेय देते हैं? मैं उस अध्यापक विशेष को इसका श्रेय देता हूँ। मैं भी बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखता हूँ, जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि मैं नई नई तकनीकों का प्रयोग करता हूँ। ये नई तकनीकें भी दो तरह की हैं, एक वो नई तकनीक जो अध्यापक के लिए नहीं है और एक वो जो बच्चे के लिए नहीं है। यदि हम इस पर ही अटक कर रह जाएंगे कि अध्यापक के लिए नहीं, तो वो तो बहुत कम होगी, क्योंकि तकनीकें तो वही है जो है, लेकिन बच्चे के लिए सारी तकनीकें नहीं है। अच्छा, ईमानदारी से कहिए, जब कुछ चीज़ें अच्छी करते हैं, जब आपकी पॉपुलरिटी भी बढ़ती है, तो कुछ ईर्षा भी तो होती होगी, आपको भी लगता होगा पता कि यार जो टीचर बड़ा लगाव रखता था, ये चीज़ें जब हो रही हैं तो मुझसे ईर्षा रखी जा रही है, लग जाता है पता। पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है कि और आप तो टीचरों की नज़र से कुछ छिपती भी नहीं है चीज़ें। देखिए सर, जहाँ तक ईर्ष्या की बात है, इस पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि ईर्ष्या यदि होगी भी तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस जो हमारी व्यवस्था है यदि वो दुरुस्त हो जाए, हमारा जो अपना विभाग है वो सही से अगर हमारी कंसर्न्स को समझ रहा है, हमारे जो समस्याएं कोई घरेलू समस्याएं नहीं, शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं, हमारे अपने हमारे जो विभाग से जुड़े मुद्दे हैं, यदि वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह की ईर्ष्या से बाकी चीज़ों से फर्क पड़ता है। और ये पत्रकारिता पर भी लागू होता है। जिस तरह की जमीन से जुड़ी हुई पत्रकारिता, जिस तरह की मुद्दा आधारित पत्रकारिता आप करते हैं, मुझे लगता है कि शायद बाकी यदि आपके कोई अन्य पत्रकार होंगे जो इस तरह से कर पाते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ना कुछ एज ए जिसको हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल पर्सन, आप भी बहुत कुछ जज करते होंगे, लेकिन उसका आपको मुझे लगता है कि आपने बड़ा इंटेलेक्चुअल जवाब भी दिया है। खैर, ये चीज़ें चलती रहती है। और एक आपने पुस्तक क्या की थी जी, उस पुस्तक को निर्माण करने में, जैसे और साथियों का भी आपका सहयोग रहा है, तो वो जिक्र करें, कौन सी पुस्तक तैयार की थी, वो डाइट में तैयार हुई थी, और कितने टीचर थे, उनका नाम भी थोड़ा सा बोलें। जी, जिस पुस्तक की आप बात कर रहे हैं उस पुस्तक का नाम है बाल ज्ञान तरंग। और जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, बाल ज्ञान तरंग, ये बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान पर आधारित एक पुस्तक है। जिला चंबा में आज दिन तक सामान्य ज्ञान को लेकर के सरकारी स्कूल में कोई प्रिस्क्राइब्ड सरकारी पुस्तक नहीं उपलब्ध थी। मार्केट में तरह तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन जो ये पुस्तक थी ये विशेष इसलिए थी क्योंकि ये बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसमें लगभग 15 के करीब अध्यापक थे, जिसका जो समन्वय था, मार्गदर्शन था, वो डॉक्टर कविता बिजलवान मैडम थे। उस समय के जो हमारे जिला परियोजना अधिकारी महोदय थे श्रीमान राजेश शर्मा जी, जो कि मेरे गुरुजी भी रहे हैं, वो भी उसमें, उनका भी बहुत, वो उसमें जो उसके संरक्षक थे। इसके अलावा यदि बात करें श्याम अजनबी जी बनखेत से, हमारे किरण कुमार वशिष्ठ जी, निशांत जी चंबा से थे, नैनो जी और जी जो है वो आई थिंक कलेहर ब्लॉक से थे, या हो सकता है थोड़ा बहुत मैं ऊपर नीचे भी कर रहा हूँ। मंजू जी थे सलूनी से, पवन जी थे, तो लगभग महाराज जी थे। ये बहुत से सारे अध्यापक, पांगी से भी मुझे लगता है इसमें अध्यापक थे, सुरेंद्र जी, ये सारे अध्यापकों ने मिलकर बनाई। इसमें सिर्फ कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से हमने सामान्य ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ये QR कोड आधारित पुस्तक है। मैं इस सेशन के बाद आपको भी वो QR कोड जो है वो भेंट करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो QR कोड आपके चैनल के माध्यम से हर बच्चे तक पहुँचे। और इसके अलावा जो आपने उस QR कोड को जनरली गूगल लेंस से स्कैन करेंगे और पुस्तक आपके पास पहुँच जाएगी। इसके अलावा भी हमने लगभग
4-5 पुस्तकें और तैयार की हैं, जिसमें से एक पुस्तक तो अगेन एसएससी से सर्व शिक्षा से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की एक जो सफलता की यात्रा है उन बच्चों की, उनका उसका नाम भी हमने सफलता की उड़ान रखा था, वो किताब हमने तैयार की। इसके अलावा एक व्यक्तिगत रूप से मैंने किताब ऑनलाइन तैयार की थी, जिसका माननीय उपनिदेशक महोदय जो हमारे सुरेश शर्मा जी थे उनके द्वारा विमोचन भी किया गया था, जिसका नाम था पहला कदम। वो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय को लेकर के बहुत मुझे लगता है कि सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा हमने कुछ किताबें जो साहित्यिक दृष्टि से भी लिखी हैं, जैसे काव्य कोकिला पुस्तक हमने लिखी है, उसमें 25 के करीब जो शिक्षक हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि न केवल चंबा के बल्कि कुछ चंबा से बाहर के भी उसमें शामिल हैं, और उसका प्रकाशन जो है वो प्रकाशनाधीन है, और मुझे लगता है कुछ ही समय में, और हम चाहेंगे कि आप भी उसमें ज़रूर शिरकत करें, हम आपका भी उसमें सानिध्य चाहेंगे। और वो जो पुस्तक है वो पुस्तक 25 नायाब हीरो को एक माला में पिरोने का काम करती है, 25 मोतियों को माला में पिरोती है। उस पुस्तक का नाम है काव्य कोकिला। युद्धवीर टंडन इतना सारा काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ टीचरों को ये समस्या है कि हमारे पास इतना काम है कि हम कुछ नहीं कर पाते। ये समस्या मुझे भी है, ये समस्या मुझे भी है। मुझे इसके लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर मतलब शारीरिक स्वास्थ्य को दांव पर लगाना पड़ता है। वो अध्यापक गलत नहीं बोलते हैं, वो अध्यापक सच्चे हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, व्यवस्था, अध्यापक साथी कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ व्यवस्था चाहते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा, यदि आप किसी व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल देंगे, बहुत ज़्यादा बोझ डाल देंगे, तो जो उसका मूलभूत कार्य होता है वो अपने आप प्रभावित हो जाता है, और जो बोझ है वो बढ़ता ही चला जाता है। तो मुझे लगता है ये सारे स्वास्थ्य ये कार्य तब हो पाए क्योंकि मेरे जो टीम है, जो मेरे साथ मेरे अध्यापक साथी हैं, उनका बहुत सहयोग रहता है। स्कूल में कोई कार्य करना हो, जो हमारे कलीग हैं उनका सहयोग रहता है। जो कलीग के अलावा भी अन्य शिक्षा खंडों में हमारे शिक्षक मित्र हैं, वो काफ़ी सहयोग करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जैसे कि आपने ईर्ष्या की बात की थी, ईर्ष्या से ज़्यादा मोटिवेट करने वाले लोग हैं। बाकी जो ईर्ष्या वाली आपने बात कही है, मैंने फिर से वो कहा कि वो देर सवेर सहयोग में, प्रेरणा में बदली जाती है। बस हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन परिस्थितियाँ वही हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो व्यवस्था उसमें बहुत सुधार, शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। और आपको उदाहरण ही होगा, आपको ज्ञात ही है कि जब तक हम विभाग में हम बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो खुल के बोलते हैं। तो हमारी तो अभी उम्र ही ऐसी है कि सेवानिवृत्ति का तो ख्याल भी नहीं है मन में। पर आप प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा हो। मैं अपनी बात को रखने का प्रयास करता हूँ, हर जगह मैं प्रयास करता हूँ रखने का। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कोई मतलब बहुत ज़्यादा मेरी बात सुनी जा रही है, ऐसा भी नहीं है। कई लोगों को ये भी भ्रम हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। सुनते सारे हैं, करते हो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन हम बोलना, मैं पहले भी बोलता था, मैं अब भी बोलता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर बोलता ही रहूँ। प्रयास जारी है। अच्छा, एक कोई और संपत्ति उसके साथ भी आप जुड़ के, कुछ और भी साथी टीचर हैं, कुछ नए अध्ययन के लिए गए थे सोलन जी, उस संदर्भ में थोड़ा सा बताएं। जी, सोलन में वैसे हम जो है वो इस तरीके के कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। इस तरीके के कार्यक्रमों में कई बार हम सरकारी तौर पर जाते हैं और कई बार अपनी छुट्टियों में भी जाते हैं। और जब सरकारी तौर पर भी जाते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी अध्यापक कार्यशाला में जाता है वो अपना संडे, अपना सैटरडे, अपनी गेस्टेड हॉलीडेज को दाव पर लगाता है। वो घर में बैठ के आराम नहीं करता है। हो सकता है कई पेरेंट्स में भी यह अवधारणा हो कि जी अगर वर्कशॉप पे जा रहे हैं, ड्यूटी में जा रहे हैं, जैसे ये टूर्नामेंट ही है सर, आज आपने देखा होगा जिला चंबा में 26वीं खंड स्तरीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई। हमारी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के संचालन में जो है ड्यूटी लगी हुई थी। हमने लगभग 15 शिक्षा खंडों के 3 पूल मैचेस कराए, एक फाइनल मैच करवाया, और इतना हैक्टिक शेड्यूल रहता है, इतना हमारा स्कूल में नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि लोगों की दृष्टि में ये होगी जो टूर्नामेंट में अध्यापक जा रहे हैं और वो पता नहीं उनके क्या मजे लगे। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा कार्य है। अपने घर को छोड़ना है, कंफर्ट जोन को छोड़ना है, कहाँ सोएंगे, किस तरह से रहेगा। भले ही बहुत बेहतरीन व्यवस्था जो है वो हमारे फेडरेशन और जो शिक्षा विभाग है इसके द्वारा की गई होती है, लेकिन आप भी मानेंगे कि वो बेहतरीन व्यवस्था हमारे घर को रिप्लेस नहीं कर सकती, हमारे घर से बेस्ट नहीं हो सकती है। युद्धवीर टंडन टीचर ही बनना चाहते थे, कुछ और मैं जब तक मैंने जो मेरा शिक्षक का बनने का प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू नहीं किया था, उससे पहले तक बहुत सारे विचार मन में थे। लेकिन जिस दिन से मैंने प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू किया, ऐसे अध्यापक मिले, जैसे अभी हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के आदरणीय विनाश जी, हमारे मैडम अनुराधा जी, और भी बहुत से अध्यापक। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन भी अध्यापकों के नाम मेरी जीवा पर आए उन सबको प्रणाम है, और जिनके नाम नहीं आए वो मेरे हृदय में विराजमान है।
क्योंकि एक सांस में सबके नाम नहीं मैं बता सकता। उनके व्यक्तित्व से जब मैं प्रेरित हुआ, जैसे मेरे जीवन के जो आदर्श भी है डॉक्टर विपिन राठौर जी, इनके सबके जब मैं जीवन से प्रेरित हुआ, तो उसके बाद से मेरे को अध्यापन में ही रुचि है और मैं अध्यापक ही उसके बाद बनना चाहता हूँ। जैसे एक श्लोक आता है, गुरु ब्रह्मा, इसी पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं। मैं इसी पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मेरे गुरु जी हैं उन्हीं की वजह से आज हम बोलने के लायक हुए हैं। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि शायद इस स्तर तक हम पहुँच पाते जिस स्तर तक हम हैं। और गुरु की महिमा को यदि कोई भी राष्ट्र जो है वो उसको नज़रअंदाज करता है, तो हमें आचार्य चाणक्य के वो बोल याद कर लेने चाहिए कि प्रलय और निर्माण, ये दोनों एक शिक्षक की गोद में होते हैं। बड़ी बात, आजकल टूर्नामेंट हो रहे हैं, ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधि को बुलाना अच्छी बात है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोगों को बुलाया जाता है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बच्चे क्या सीखेंगे। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमने जब भी अपने स्कूल में कोई कार्यक्रम किया, यदि मैं अपने स्कूलों की बात करूँ, सबसे पहले हमने कार्यक्रम किया, मैंने डॉक्टर विपिन राठौर जी प्राचार्य उनको बुलाया। उसका मैं लिस्ट नहीं गिनाऊंगा, लेकिन जिसको भी बुलाया सब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे। लेकिन सर जब भी कोई कार्यक्रम चलाना है उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, व्यवस्था देखनी है, हमें उसके लिए जो अर्थ का भी प्रबंध करना है, और जो राजनेता हैं वो भी प्रेरणा का स्रोत है। प्रेरणा का स्रोत इसीलिए है क्योंकि उनके हाथ में तो कमाल है। मैं मानता हूँ कि शिक्षा की दिशा बदलने में सबसे पहले यदि कोई पहल कर सकते हैं तो वो राजनेता है। जैसे वर्तमान के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, अभी जब हम राजभवन में महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ हमारा जो दोपहर का भोजन हो रहा था, तो शिक्षा मंत्री माननीय ओएसडी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो जो उनके विचार मैंने सुने शिक्षा को लेकर के, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कंसर्न है वो शिक्षा को लेकर। चुने हुए प्रतिनिधि अलग चीज़ है, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन मतलब लोकल बॉडी के पॉलिटिशियन, मुझे लगता है कि चुना वो भविष्य के भावी नेता होते हैं। किसी को पता नहीं कि उनमें से कब आने वाले समय में जो है वो वही विधायक के, ठीक है, आप लगता है विचार कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ आपने कही। हालांकि आपने ठीक कहा, मैं फिर भी इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके साथ साथ एकेडमिक जो हमारा इंटेलिजेंसिया है उसको भी तरजीह देनी चाहिए, उसको भी बुलाया जाना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि बच्चों को एक डाइवर्सिफाइड जो है ना मोटिवेशन मिलेगी, जिससे प्रेरणा लेनी है वो उससे ले। विकल्प है ना जी, आज का ज़माना कंज्यूमरिज्म का आपको पता है। अच्छा जी, बेहतर शिक्षा आपके हिसाब से बच्चा कैसे हासिल कर सकता है? मुझे लगता है कि ये एंड में जरूर आपको बताना चाहिए, क्योंकि युद्धवीर टंडन बनने में काफ़ी अरसा लगा है। जो उनके माता ने और पिता ने जो मेहनत की है उसी की वजह से आप आगे बढ़ पाए हैं और आज तक आप बढ़ रहे हैं। और मैरिज से पहले तो माता पिता थे, लेकिन अब तो आपकी जो धर्मपत्नी उनका भी योगदान है, तभी तो आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बेहतर शिक्षा कैसे मिल सकती है, ये बताएं। छोटे छोटे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए मुझे लगता है आजकल सरकार बहुत प्रयास कर रही है टीएलएम को लेकर के। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा टीएलएम है अध्यापक, और अध्यापक की कार्य करने की जो प्रेरणा है। जिस अध्यापक में ये प्रेरणा है वो अपने सारे जो स्ट्रेस है, अपनी सारी चीज़ों को भूल करके बच्चों को पढ़ाएगा। बाकी सभी तरह के इंटरवेंशंस अपनी जगह है, बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। लेकिन उनको मेरा अपना मानना है, यदि आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो कुछ समय के लिए होल्ड कर दीजिए। जितने भी इंटरवेंशन है मैं नाम नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी दे रहे हैं आप स्कूलों में, बस अध्यापक पूरे कर दीजिए एक बार। और एक प्रयाग है, शिक्षा वैसे भी प्रयोगशाला हम सुनने को मिलता रहता है, एक ही प्रयोग करके देखिए। मुझे लगता है शायद पूरे विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं वो भी अध्ययन करने के लिए भारत में आएंगे कि इतना बड़ा प्रयोग जो है वो भारत ने किया। भारत में क्यों, मुझे लगता है ये तो जिला स्तर पर जो हमारे जिला के अधिकारी हैं और जो हमारे जिला का जो, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे आदरणीय जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी यदि ये पहल करें, यदि शिक्षक किसी तरह से वो पूरे कर दें, तो मुझे लगता है उनको एक अलग ही चेंज समाज में देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है उनके द्वारा किया गया सबसे बेहतरीन दिया गया बेहतरीन उपहार होगा समाज को, कोई इसको समझे या ना समझे। आज जब कोई दुनिया से चला जाता है, कोई किसी को याद नहीं रखता, उसके किए हुए कार्यों को याद रखते हैं। आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी को आज हम याद रखते हैं तो उनके कार्यों को लेकर के। आज कोई नहीं जानता कि वो किस पार्टी से हैं, आज सिर्फ उनका सम्मान जो है वो उनके कार्यों को देख करके होता है। इसी तरह से मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि किसी भी जिला में, मैं चंबा जिला की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के किसी भी जिला में कोई भी जो जिला के सक्षम अथॉरिटी है पॉलिटिकल, वो यदि चाहें तो बस अध्यापकों की संख्या को पूरा कर दें, पर्याप्त कर दें, अपने आप सकारात्मक परिवर्तन देखना शुरू हो जाए। पेरेंट्स को कोई मैसेज, क्योंकि आजकल पेरेंट्स का जवाब रहता है कि मेरा बच्चा अन्य से आगे होना चाहिए, 100% चाहिए। लास्ट जवाब, अगर सारे 100% हो जाएंगे
तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये समाज चल पाएगा, ये संभव ही नहीं है। पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको अपने अध्यापक पर विश्वास है तो उसको बना करके रखें और उसको उसका काम करने दें, और यदि आपको विश्वास ही नहीं है उस पर तो फिर आप अन्य विकल्पों को ढूंढें, क्योंकि जहाँ विश्वास ही नहीं है वहाँ कोई आस नहीं है। मैं अंत में जो है वो कुछ पंक्तियाँ अपनी लिखी हुई कहना चाहूँगा कि नींद प्यारी है तुझे जो घर संघर्ष से, तो त्याग दे उत्कर्ष को तो हर्ष से, और डर लगे तुझे जो घर चुनौतियों के स्पर्श से, कैसे छुएगा अर्श को तो फर्श से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ईवी टंडन जी, इन्होंने बड़ी बेबाकी से जो विभाग की व्यवस्था को लेकर सरेआम बातें कही हैं, और बड़ी बात है इनमें एक टीचर, एक अभिभावक और एक गुरु, वो सारी चीज़ें हैं जो लोग चाहते हैं कि मेरे जो बच्चा है जिसके पास पढ़ने जा रहा है वो सर्वगुण संपन्न हो। और मुझे लगता है कि इनके जो प्रयास हैं बहुत अच्छे हैं और हमेशा सार्थक रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ, इस इंटरव्यू में आपको अगर कुछ लगता है कि हम इस ढंग से ले सकते थे या फिर इस ढंग से कोई जवाब मिलना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियाँ होती रहती हैं और हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम उसमें सुधार की गुंजाइश रखते हैं, हम सुधार करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।